हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स, जिसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे नाइट्रेट्स। ये एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो है एंजाइना को प्रिवेंट करती हैं और ये कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हैं। मेनली ये हार्ट और ब्लड वेसल्स पर एक्ट करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होते हैं? Anti-anginal drugs are those drugs that prevent, abort or terminate attacks of angina pectoris. So anti-anginal drugs name से ही clear है। Anti means against, anginal means angina. तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स एंजाइना को प्रिवेंट करती हैं। अगर किसी पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस का अटैक आ रहा है, मीन्स उसको चेस्ट पेन हो रहा है, तो उस टाइम पर अगर हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स देते हैं तो वो जो अटैक है वो अबॉर्ट और टर्मिनेट मीन्स वो जो अटैक है, चेस्ट पेन है, उस टाइम पर वो बंद हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। उसके लिए उस टाइम पर भी हम देते हैं और एंजाइना मीन्स चेस्ट पेन को प्रिवेंट करने के लिए भी हम देते हैं, ताकि पेशेंट को चेस्ट पेन हो ही ना। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है सबसे पहले, जिसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं? तो ये ड्रग्स क्योंकि एंजाइना को प्रिवेंट करती हैं, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। एंजाइना पेक्टोरिस इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय चेस्ट पेन। सो ये क्या है? एक सिंड्रोम है, मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम है, जिसमें मेन सिम्टम क्या है? चेस्ट पेन। एंजाइना अपने आप में डिसीज नहीं है, ये सिम्टम है जो कि किसी डिसीज को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो सिम्टम है वो क्या है? चेस्ट पेन। एंजाइना पेक्टोरिस मीन्स चेस्ट पेन रिलेटेड टू हार्ट कंडीशन। तो ये क्यों होता है? अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया। तो ये मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से होता है। इसकी इस्कीमिया क्या होता है और मायोकार्डियल क्या होता है? मायोकार्डियल हार्ट की मसल लेयर है। मायोकार्डियल इस्कीमिया मीन्स जब हार्ट की जो मसल लेयर है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम। जब हार्ट की मसल सेल को ऑक्सीजन मीन्स ब्लड नहीं मिल पाएगा, ब्लड नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया रिलेटिव टू द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। तो मायोकार्डियम की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो तो है ही है, क्योंकि मायोकार्डियम मीन्स हार्ट की जो मसल लेयर है वो वर्क करती है। हार्ट क्या करता है? पंप करता है। तो हार्ट की मसल लेयर वर्क कर रही है, लेकिन उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जो उसकी ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाती, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया। और जब उसकी डिमांड, जो ऑक्सीजन डिमांड है मायोकार्डियम की, वो प्रॉपर उसको नहीं मिल पाती, तो क्या होता है? चेस्ट पेन होता है, जिसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। पुअर परफ्यूजन टू मायोकार्डियम। पुअर परफ्यूजन मीन्स प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलना, उसको बोलते हैं पुअर परफ्यूजन टू मायोकार्डियम मीन्स हार्ट की मसल लेयर ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक इन दी कोरोनरी आर्टरीज विच डिक्रीज द साइज ऑफ ल्यूमन। अब क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है? ये हमारी कॉर्नरी आर्टरीज है। कॉर्नरी आर्टरीज क्या करती हैं? जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। जब कॉर्नरी आर्टरी में कोई प्लेक हो जाता है, प्लेक मीन्स एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक मीन्स एथ्रोमा। एथ्रोमा सिंपली क्या है? कोई क्लोट, कोई प्लेक, कोई डिपॉजिट, कुछ भी फैटी एसिड का, लिपिड्स का यहाँ पर डिपॉजिट हो सकता है कॉर्नरी आर्टरीज पर। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो उनके कारण जब कॉर्नरी आर्टरी में कोई भी फैटी प्लेक या फिर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक या फिर सिंपली जिसको एथ्रोमा भी बोलते हैं, अगर कॉर्नरी आर्टरीज में वो क्लॉट डिपॉजिट हो जाएगा, थ्रोम्बस या फिर क्लॉट डिपॉजिट हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई जाना चाहिए था, अब वो क्या है? प्रॉपर नहीं जाएगा, क्योंकि अब ब्लड को जाने के लिए थोड़ी जगह बची है। देख रहे हैं आप, क्योंकि आधे में तो क्या है? प्लेक ही आ गया है। तो जब प्लेक ने कवर कर लिया है आर्टरी को हाफ पार्शली, तो क्या होगा? ब्लड प्रॉपरली नहीं जा पाएगा, और जो आर्टरी के अंदर का जो ल्यूमन है वो कम रह गया। ल्यूमन मीन्स जो आर्टरी का जो ब्लड वेसल्स का जो इनसाइड लाइनिंग है वो कम हो गई, नैरो हो गई। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ट की जो मसल सेल्स हैं उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से मायोकार्डियम को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती और मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है, और जिससे क्या होता है? चेस्ट पेन होता है। मीन्स वो जो मसल है जब उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे हमको चेस्ट पेन होता है। टिपिकल मायोकार्डियल चेस्ट पेन, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, जो कि रेडिएट भी होता है हमारी लेफ्ट आर्म में, जॉ में, बैक में। सो ड्यू टू डिक्रीज डायलिटेशन
या फिर डायलेशन ऑफ कॉर्नरी आर्टरीज, ब्लड फ्लो टू हार्ट इज इम्पेयर्ड। सो सिंपल सी बात है, अगर कॉर्नरी आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें कहीं क्लोट, प्लेक, थ्रोम्बस, एथ्रोमा कुछ भी बन जाएगा उस आर्टरी में तो ब्लड प्रॉपरली नहीं जा पाएगा, जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगा, जिससे चेस्ट पेन होती है, मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती और एंजाइना पेक्टोरिस होता है। इसके जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं, क्लासिकल या फिर स्टेबल, टिपिकल और एक्सर्शन एंजाइना। इसमें क्या होता है कि आर्टरी में प्लेक तो बन जाता है यहाँ पर और प्रॉपर ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं जा पाती, लेकिन ये जो प्लेक जो है इसने प्रॉपरली मीन्स कंप्लीटली अभी ऑक्लूड नहीं किया है कॉर्नरी आर्टरी को, जिसकी वजह से क्या होता है जब भी पेशेंट कोई एक्सर्शनल एक्टिविटी करता है, मीन्स कोई एक्सरसाइज करता है, कुछ भी लाइक सीढ़ियाँ भी चढ़ता है, कोई भी एक्सर्शनल एक्टिविटी करता है तो उसको चेस्ट पेन होती है, एंजाइना होता है। ये हम GTN स्प्रे मीन्स ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ये देने से वो ठीक हो जाता है या फिर रेस्ट करने से ठीक हो जाता है पेशेंट। अनस्टेबल एंजाइना या फिर क्रेसेंडो एंजाइना भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो कॉर्नरी आर्टरी है इसमें अब ये जो प्लेक था ये रप्चर हो चुका है, इस प्लेक ने या तो कम्प्लीटली या फिर पार्शली आर्टरी को ब्लॉक कर दिया है, जिससे क्या हो गया है अब वो ब्लड क्लोट्स बन गया है, थ्रोम्बस बन गया है, तो वो जो ब्लड फ्लो है और ज़्यादा इम्पेयर्ड हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को रेस्ट पर भी पेन हो सकता है, या फिर थोड़ा सा अगर वो वर्क करता है तो पेन तो होता ही है, चेस्ट पेन होता है, और अगर हम GTN देते हैं पेशेंट को तो भी उसका चेस्ट पेन जो है रिलीव नहीं होता। देन आता है वेरिएंट और प्रिंस मेटल्स एंजाइना या फिर वेसोस्पास्टिक एंजाइना। वेसोस्पास्टिक एंजाइना मीन्स वेसल्स में स्पाज्म होना। सो ये क्या होता है, स्पाज्म ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी बाय ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो। तो इसमें क्या होता है, कॉर्नरी आर्टरी में स्पाज्म होता है। स्पाज्म मीन्स वो उसके जो मसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है डिस्टर्ब हो जाता है। सो जब कॉर्नरी आर्टरी में स्पाज्म होगा तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जा पाएगा। सो ये कब है, ये यूजुअली जो वेसोस्पास्टिक एंजाइना है यूजुअली रेस्ट पर होता है पेशेंट को, जब पेशेंट रेस्ट कर रहा होता है या फिर स्लीप पे होता है, और ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो ये 3 टाइप है एंजाइना की। अभी आपको एंजाइना समझ आ गया। अब हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि इस एंजाइना के अटैक को रोकती हैं या फिर प्रिवेंट करती हैं। देन है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। कौन से होते हैं हमारे, सबसे मेन जो है एंटी एंजाइनल ड्रग्स है वो है हमारे नाइट्रेट्स, सबसे मेन है, वेरी इंपॉर्टेंट नाइट्रेट्स। देन उसके बाद आते हैं बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, और भी इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं तो वो आप डिटेल में देख सकते हैं। देन पोटेशियम चैनल ओपनर्स। पोटेशियम चैनल ओपनर्स में हमारा क्या आता है, निकोरेंडिल, ये भी इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो ये सारे एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं। इस वीडियो में हम मेनली पढ़ेंगे नाइट्रेट्स, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो नाइट्रेट्स क्या होते हैं, नाइट्रेट्स कम अंडर वेसोडाइलेटर्स। सो ये बेसिकली क्या है, वेसोडाइलेटर्स, ये वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। Which dilates the walls of blood vessels, ये blood vessels की walls को dilate करते हैं। Nitrates are primarily used to treat angina pectoris, so ये mainly angina pectoris को treat करने के लिए दी जाते हैं। Hypertension means high blood pressure को treat करने के लिए और heart failure को treat करने के लिए। देन इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, नाइट्रेट्स की सिंपल सी क्लासिफिकेशन है, 2 होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग कब हम देते हैं, फॉर एक्यूट एंजाइना। एक्यूट एंजाइना का क्या मतलब है कि पेशेंट को अभी अभी एंजाइना का अटैक आया, उसको अभी चेस्ट पेन हुआ है, तो उस टाइम पर हम शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स देते हैं जो कि इमीडिएटली एक्ट करते हैं। तो ये रैपिड इनका एक्शन होता है, इमीडिएटली एक्ट करते हैं, और शॉर्ट लास्टिंग एक्शन होता है, मीन्स ये ज़्यादा टाइम तक इनकी ड्यूरेशन नहीं रहती। तो इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है ये ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, GTN इसको बोलते हैं, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं, GTN ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। तो नाइट्रेट शॉर्ट एक्टिंग जो है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट है मेनली, ये हम देते हैं जब पेशेंट को एक्यूट एंजाइना अटैक है, मीन्स अभी पेशेंट बोल रहा है उसको कोई मायोकार्डियम कंडीशन है जो कि डायग्नोज हो चुकी है और उसको चेस्ट पेन हो रहा है,
टिपिकल मायोकार्डियल चेस्ट पेन जो कि रेडिएट होता है जॉ में, आर्म्स में, बैक में, तो वो उसको हो रहा है। तो हमने उसको अटैक को अबॉर्ट या फिर टर्मिनेट करने के लिए, उसी टाइम रोकने के लिए हम उसको शॉर्ट एक्टिंग दे देते हैं, GTN दे देते हैं, जो कि या तो सबलिंगुअली देते हैं, हम सबसे इम्पॉर्टेंट हम उसको सबलिंगुअली देते हैं, क्योंकि GTN सबलिंगुअली क्या है, सबसे जल्दी एक्ट करती है। सबलिंगुअल जो रूट है अंडर द टंग, ये बहुत ही क्विक रूट होता है, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो GTN जो है जल्दी से एक्ट करती है और क्विकली ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है, कॉर्नरी आर्टरीज को डायलेट कर देती है, जिससे एंजाइना का जो चेस्ट पेन जो है उसमें रिलीफ मिलता है पेशेंट को। देन आता है सेकंड लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग किसके लिए होता है? क्रॉनिक एंजाइना के लिए, कि हमको पता है कि पेशेंट को एंजाइना है, उसको कॉर्नरी आर्टरी डिसीज है, तो हम प्रोफाइलेक्टिक मीन्स प्रिवेंशन के लिए, एंजाइना के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स देते हैं पेशेंट को साथ में। सो फॉर क्रॉनिक एंजाइना के लिए होती है और इसका जो एक्शन है वो लॉन्गर एक्शन होता है। देन इसमें मेनली जो ड्रग्स आते हैं वो आते हैं आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, देन एरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट और पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। सो ये दोनों ड्रग्स तो रियली इतनी यूज नहीं होती, लेकिन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ISMN आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ISDN आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं ये, बहुत हेल्पफुल ड्रग्स हैं ये पेशेंट जिनको एंजाइना है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। नाइट्रेट्स का जो एक्शन क्या है, ये क्या है? द ओनली मेजर एक्शन इज डायरेक्ट नॉन स्पेसिफिक स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। ये जो ब्लड वेसल्स के जो स्मूथ मसल्स होती है उसको रिलैक्स कर देता है। जब ब्लड वेसल्स के जो स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो ब्लड वेसल्स क्या होगा? डायलेट हो जाएंगी। Once absorbed into the blood, nitrates quickly get converted into their active form nitric oxide. जब ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो उसके बाद ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड डिफ्यूजेस टू द स्मूथ मसल सेल्स ऑफ बोथ वेन्स एंड आर्टरीज। सो ये बोथ वेन्स और आर्टरीज दोनों पर एक्ट करता है, कॉजिंग वॉल रिलैक्सेशन एंड वेसोडाइलेशन। सो इसका नाइट्रेट्स का मेनली क्या एक्शन है कि ये वेसोडाइलेट करता है, मीन्स वेसल्स को डायलेट करता है। वेसोडाइलेशन विच रिड्यूसेस वेनस प्रेशर एंड वेनस रिटर्न टू हार्ट प्रीलोड। अब देखो हार्ट में दो चीज़ें होती हैं। सो ये हार्ट है, सपोज हमारा 4 चैम्बर्स है इसके। सो एक तो जो हार्ट को ब्लड दे रही है, राइट, जो हार्ट में ब्लड डाल रही है प्योरीफाई होने के लिए, और एक है हार्ट से जो ब्लड वेसल्स जाती हैं, मीन्स जब हार्ट ने जो प्योर ब्लड है वो अब बॉडी को देना है, राइट। तो हार्ट ने भी पंप ब्लड करना है और हार्ट में ब्लड पहले आता है, फिर वो लंग्स में जाता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वो जो हार्ट है वो हार्ट ने पंप करना है ब्लड और बॉडी को देना है ऑक्सीजनेटेड। तो वेसोडाइलेशन से क्या होता है कि ये वाली वेसल्स भी डायलेट हो जाती हैं और ये वाली भी, जो हार्ट को जो ब्लड देती हैं वो भी डायलेट हो जाती है, मीन्स वेनस प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है। जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो क्या होगा? ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर है ब्लड का वो भी कम हो जाएगा, तो वेनस प्रेशर कम हो जाता है। और वेनस रिटर्न टू द हार्ट, मीन्स जो वेनस रिटर्न है, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, जो भी वेनस रिटर्न है, हार्ट को जो वेनस रिटर्न जा रहा है मीन्स प्रीलोड, वो कम हो जाएगा। देन जिससे क्या होता है? डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड। अब हार्ट पर जो है, हार्ट पर जब प्रेशर कम हो गया, अब उस पर जो प्री लोड है वो भी कम हो गया, तो हार्ट का जो वर्कलोड है वो डिक्रीज हो गया ऑटोमेटिकली, और हार्ट की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी कम हो गई। तो अब हार्ट का जब वर्क कम होगा, अब अगर हमारा वर्क कम है तो हम खाएंगे भी कम, अगर हमारा वर्क ज़्यादा है तो हमको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। ऐसे ही हार्ट पर जब वर्कलोड कम हुआ तो उसको अब एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उसकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो गई। चाहे ही कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक है, हार्ट को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रही, क्योंकि हार्ट को ब्लड चाहिए था पहले, उसकी ऑक्सीजन डिमांड भी ज़्यादा थी, अब क्या उसकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई है, तो चाहे कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक है अब उसको इतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। डायलेट कॉर्नरी आर्टरीज एंड कैन इंक्रीज ब्लड फ्लो टू इस्केमिक एरियाज। अब ये क्या करता है? वेसोडाइलेशन कर रहा है, तो जो कॉर्नरी आर्टरीज ब्लड को हार्ट को जो ब्लड सप्लाई कर रही है वो भी डायलेट हो गई। जब वो डायलेट हुई तो हार्ट को प्रॉपर ब्लड मिलने लग गया, हार्ट का जो पहले ब्लड मिल रहा था उससे ज़्यादा उसको ब्लड मिलने लग गया, ऑक्सीजन उससे ज़्यादा मिल गई। तो जो इस्केमिक एरियाज मीन्स जो कॉर्नरी आर्टरीज ब्लॉक थी
वो ब्लॉक्ड कॉर्नरी आर्टरी जिस मसल को सप्लाई करी थी वहां पर क्या हो गया था, इस्किमिया हो गया था। अब क्या है, वो कॉर्नरी आर्टरी डायलेट हो गई है तो इस्किमिक एरिया को ब्लड सप्लाई मिलने लग गई है। तो अब उस एरिया में भी जब ब्लड सप्लाई मिलने लग जाएगी तो वो जो चेस्ट पेन है वो रिलीफ हो जाएगा। देन है डायलेट आर्टरियोल्स। तो आर्टीरियोल्स को भी ये डायलेट करता है, सभी पर एक्ट करता है, जिससे क्या होगा, विच लोअर पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। तो पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस मीन्स जो पेरिफेरल मीन्स जो साइड्स की, जो हमारी लिम्स की, ये सब जो वेसल्स हैं वो भी डायलेट हो जाएंगी, जिससे आफ्टर लोड कम हो जाएगा। सो सपोज ये वेसल जिसमें हार्ट पंप कर रहा है, जब वो भी डायलेट हो जाएगी तो हार्ट जिसमें पंप कर रहा है अब उसको इतने प्रेशर से पंप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हार्ट नैरो ब्लड वेसल में जब पंप कर रहा था तो उसको बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा था ऑलरेडी जिस वेसल में हाई ब्लड प्रेशर है। तो अब वेसल डायलेट हो गई है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, मीन्स आफ्टर लोड भी कम हो गया है, तो हार्ट जो है अब आराम से पंप कर रहा है उन ब्लड वेसल्स में, उसको इतना प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी लोअर होता है और कार्डियक वर्कलोड भी कम होता है। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल एक तो हार्ट का काम आसान हो गया, कार्डियक पे जो हार्ट पर जो वर्कलोड पड़ रहा था वो रिड्यूस हो गया, जिससे क्या हुआ, ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई। दूसरी चीज क्या हुई, कॉर्नरी आर्टरीज डायलेट हो गई, जिससे जो ब्लड कम मिल रहा था मसल्स को वो इम्प्रूव हो गया, तो इस्किमिक एरियाज को ब्लड सप्लाई मिलने लग गई। तीसरी चीज क्या हुई कि आफ्टर लोड कम हो गया। अब जो हार्ट ज्यादा जो नैरो ब्लड वेसल्स में पंप कर रहा था ब्लड, उसको वर्कलोड ज्यादा लग रहा था, अब वो भी कम हो गया, क्योंकि अब ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई हैं तो हार्ट को इजिली पंप कर रहा है उन ब्लड वेसल्स में। चौथी चीज क्या हुई कि वेसल्स के डायलेट होने से ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो ब्लड प्रेशर को भी नाइट्रेट्स कम करती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स भी हैं ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग जो है कौन सी है, शॉर्ट एक्टिंग हमारी, वो क्या है, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, जिसको शॉर्ट में हम GTN या फिर नाइट्रोग्लिसरीन भी बोलते हैं। ये एक्यूट एंजाइनल पेन को, हमेशा ये एक्यूट केस में दी जाती है, लॉन्ग टर्म या फिर क्रॉनिक एंजाइनल में हम इसको नहीं देते, एक्यूट एंजाइनल पेन के लिए देते हैं। रूट क्या है हमारा, बिकॉज ये रैपिड और शॉर्ट लास्टिंग एक्शन है, इसको सबलिंगुअल रूट हम प्रेफर करते हैं, मीन्स अंडर द टंग, वहाँ पर मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होती है। तो ये हमारे डायग्राम में जो आप देख रहे हैं, जो आजकल ईजिली अवेलेबल है, नाइट्रोग्लिसरीन स्प्रे, GTN स्प्रे, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट स्प्रे। तो ये जो स्प्रे है, जब भी पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, एंजाइना अटैक आता है, तो हम पेशेंट को अंडर द टंग 1 to 2 स्प्रे देते हैं, और जिससे पेशेंट को क्विकली रिलीफ मिल जाता है। तो ये क्या करता है, 1 से 2 मिनट में एक्ट करता है, और इसका पीक ब्लड फ्लो जो है 3 to 6 मिनट में चल जाता है। और ये स्प्रे के साथ साथ टैबलेट फॉर्म में भी आती है, जिसको हम क्रश भी कर सकते हैं। इससे जो है एंजाइना पेन एबोर्ट या फिर टर्मिनेट हो जाता है। डोज इसकी क्या है, 0.3 to 0.6 मिलीग्राम सबलिंगुअली एवरी 5 मिनट्स हम दे सकते हैं, और मैक्सिमम 3 डोज ही देनी है, ज़्यादा अगर देते हैं तो पेशेंट फेंट हो सकता है। देन है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका क्या है, 10 to 30 मिनट्स, मीन्स मैक्सिमम हाफ एन आवर इसका ड्यूरेशन रहता है, उसके बाद इसका एक्शन नहीं रहता। कुछ पेशेंट्स को हम इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ GTN भी देते हैं, मीन्स IV इन्फ्यूजन भी देते हैं इंट्रावेनसली, जिससे क्या होता है, प्रोवाइड्स रैपिड स्टेडी एंड टाइट्रेबल प्लाज्मा कंसंट्रेशन फॉर एज लॉन्ग एज डिजायर्ड। तो ये जो IV इन्फ्यूजन है ये हम GTN का कब देते हैं, जिसमें जैसे कि अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट हैं, कॉर्नरी वेसोस्पाज्म, जो हमने बाकी 2 टाइप के जो हमने पढ़े थे एंजाइना, उनमें ये इंट्रावेनस इन्फ्यूजन देते हैं हम GTN का। इससे क्या होता है, एक तो रैपिड रिलीफ मिलता है, स्टेडी मीन्स एक जैसा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जब तक हम चाहे तब तक हम एज लॉन्ग एज डिजायर्ड हम वो कंसंट्रेशन बना सकते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर MI, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन्स जो अटैक है, हार्ट अटैक है, उसमें हम देते हैं। हाइपरटेंशन ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी के टाइम पर ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम देते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं 5 माइक्रोग्राम पर मिनट से, हम जो GTN का जो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन है उसको स्टार्ट करते हैं। देन आता है ट्रांसडर्मल पैचेस भी अवेलेबल है होते हैं इसके। नाइट्रोग्लिसरीन कैन ऑल्सो बी गिवन रेक्टली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनल फिशर्स। सो ये एक न्यू रिसर्च है कि जो एनल फिशर्स हैं, एनल फिशर्स उन पेशेंट्स को होते हैं जिनमें पाइल्स होता है या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उन पेशेंट में हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो एनल जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं और पेशेंट को एनल फिशर के पेन से रिलीफ मिलता है।
देन हमारा आता है क्रॉनिक एंजाइना। क्रॉनिक एंजाइना के लिए हम 2 ड्रग्स देते हैं, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ISMN एंड ISDN। सो जो ISDN है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, फॉर प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। सो एंजाइना के प्रोफाइलेक्सिस मीन्स प्रिवेंशन के लिए एंड ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में हम देते हैं। कैन बी यूज सबलिंगुअली, इसको भी हम सबलिंगुअली यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ अटैक। मीन्स जब पेशेंट को एंजाइनल अटैक आया है तो अगर GTN अवेलेबल नहीं है तो हम आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट दे सकते हैं सबलिंगुअली। स्लाइटली स्लोअर इन एक्शन, क्योंकि इसका एक्शन थोड़ा सा स्लो है GTN से, इसलिए हम GTN प्रेफर करते हैं। ये 5 to 8 मिनट्स में इसका पीक एक्शन हो जाता है। ऑरली फॉर क्रॉनिक प्रोफाइलेक्सिस, और इसको हम ऑरली भी दे सकते हैं क्रॉनिक प्रोफाइलेक्सिस के लिए। अगर हमने एक्यूट अटैक के लिए देना है तो हम सबलिंगुअली दे देंगे। अगर क्रॉनिक प्रोफाइलेक्सिस जैसे कि क्रॉनिक एंजाइना को ट्रीट करने के लिए हम इसको ऑरली देते हैं। जो इसकी डोज है 30 to 120 मिलीग्राम्स है पर ओरल डेली। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका क्या है, 6 to 10 आवर्स तक। अब जो भी ड्रग्स हैं वो आप, अगर आपने डोज प्रेफर करनी है तो आप BNF प्रेफर कर सकते हैं। BNF ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशन है, बुक है, उसमें से आप जो ड्रग्स हैं वो उसके डोजेस देख सकते हैं। देन है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ये भी हम क्रॉनिक एंजाइना के प्रोफाइलेक्सिस के लिए देते हैं। इसकी डोज है 20 to 120 मिलीग्राम्स पर ओरल। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका क्या है, 6 to 10 आवर्स। देन साइड इफेक्ट्स क्या है नाइट्रेट्स के, क्योंकि ये वेजो डायलेशन करते हैं, वेसल्स को डायलेट करते हैं, तो इसका जो साइड इफेक्ट होगा वो उससे रिलेटेड होगा। वेसल डायलेट होने से, जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनके डायलेट होने से क्या हो सकता है, अगर ब्रेन की ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं तो हेडेक होता है पेशेंट को। फ्लशिंग, ब्लड वेसल्स के डायलेट होने से फ्लशिंग मीन्स पेशेंट की जो स्किन है वो रेड होगी, उसके जो चीक्स हैं वो रेड होंगे, तो फ्लशिंग स्किन होगी। देन है वीकनेस, पेशेंट को वीकनेस आ सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, पाल्पिटेशंस हो सकते हैं, उसका जो हार्ट रेट है, जो हार्ट बीट है पेशेंट को वो सुनाई दे सकती है, ऐसे उसको लगेगा, पाल्पिटेशन फील होगी। डिजीनेस और फेंटिंग, ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है वैसोडाइलेशन होने के कारण, तो फेंटिंग, चक्कर आ सकते हैं, डिजीनेस हो सकता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है कि पेशेंट अगर लॉन्ग टाइम से लेटा हुआ है तो अगर उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है इन ड्रग से, तो जैसे ही वो स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा तो वो फेंट हो जाएगा। देन जिसको पोस्टरल हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। टॉलरेंस अकर्स विद हायर डोजेस, तो अगर कोई पेशेंट GTN स्प्रे ले रहा है या फिर जो क्रॉनिक लॉन्ग टर्म एंटी एंजाइनल्स है, नाइट्रेट्स है, वो लेता है तो टॉलरेंस हो सकती है। टॉलरेंस मीन्स सपोज उसको एंजाइना अटैक आया तो उसने 1 to 2 GTN स्प्रे ली, उसको आराम नहीं आया तो उसने और ले ली, उसको आराम फिर से नहीं आया, उसने और ले ली, तो उसको एक टाइम पर ऐसे होगा कि टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी हायर डोजेस से, तो इसलिए तो फिर उसको वो असर नहीं करेगी डोज, उसको फिर और ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी, तो इसलिए हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही ये ड्रग्स लेनी चाहिए। देन है ड्रग इंट्रैक्शन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो नाइट्रेट्स हैं ये इंट्रैक्ट करते हैं सिल्डेनाफिल के साथ। सिल्डेनाफिल क्या होता है, सिल्डेनाफिल्स वो ड्रग्स होती हैं जिनको वायग्रा भी बोलते हैं, तो ये ड्रग्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज़ होती हैं। अगर पेशेंट नाइट्रेट्स के साथ सिल्डेनाफिल ड्रग्स ले रहा है या फिर सिल्डेनाफिल्स दोनों साथ में ले रहा है तो सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है, सीवियर हाइपोटेंशन, जिससे क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। सो डेथ भी रिकॉर्ड की गई है, इन दोनों ड्रग्स का इंट्रैक्शन होता है। तो सिल्डेनाफिल के साथ नाइट्रेट्स कभी भी नहीं लेने। देन है क्वेश्चन विद अदर वेजोडाइलेटर्स, जो दूसरे वेजोडाइलेटर्स हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ACBs हैं, जो हमारे एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, ACE इनहिबिटर्स हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, सो ये मोस्टली ये ड्रग्स क्या करते हैं, वेसल्स को डायलेट करते हैं, और अगर इनके साथ हम ये जो नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रोग्लिसरीन या फिर क्रॉनिक नाइट्रेट्स अगर हम देते हैं तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है, तो वो हमने ध्यान में रखना है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से अगर नीचे जाता है तो हमको ड्रग्स को होल्ड करना है। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, हाइपोटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम है तो ये ड्रग्स नहीं देने। हाइपोवोलीमिया, अगर बॉडी में जो फ्लूइड है वो ऑलरेडी कम है तो ये ड्रग्स हमने नहीं देने। सीवियर एनीमिया के केस में हम नहीं देते। सो सीवियर एनीमिया में भी हम नाइट्रेट्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि नाइट्रेट्स जो है मिथेमोग्लोबिनीमिया, जो कि अगेन एक एनीमिया डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर है,
वो कॉज करता है, इसलिए हम सीवियर एनीमिया में ये ड्रग्स नहीं देते। देन कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं वो थिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, उनका जो हार्ट का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, उस केस में भी हम नाइट्रेट्स नहीं देते। देन है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में भी इन ड्रग्स को अवॉइड करते हैं हम, बेबी पर बैड इफेक्ट पड़ सकता है, टेराटोजेनिक जेनेसिटी हो सकती है। देन है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर और सेरिब्रल हेमरेज, बिकॉज ये ब्रेन के जो वेसल्स हैं उसको भी डायलेट करते हैं नाइट्रेट्स, तो क्या होता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है और जो सेरिब्रल हेमरेज के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। देन है रीनल एंड हिपैटिक डिसीज, जो किडनीज डिसीज है, क्रॉनिक डिसीज है, एंड स्टेज रीनल फेलियर है या फिर लीवर फेलियर है, उन केसेस में टॉक्सिसिटी हो सकती है ड्रग्स की, इसलिए हम ये पेशेंट को नहीं देते। देन सिंकपी, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं जिससे ब्लड प्रेशर सीवियरली डिक्रीज हो जाता है, इसलिए पेशेंट फेंट भी हो सकता है, सिंकपी हो सकती है, इसलिए उस केसेस में सिंकपी में हम अवॉइड करेंगे। देन है निकोरेंडिल, तो ये अभी हमने पढ़ा था कि ऑल अबाउट नाइट्रेट्स विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स। निकोरेंडिल भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग है और हेल्पफुल ड्रग है कार्डियोलॉजी के लिए। ये है पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर, ये पोटेशियम चैनल्स को एक्टिवेट करते हैं। ये भी एंटी एंजाइनल मेडिसिन है जो कि पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करती है। पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करने से क्या होता है, कॉजेज वेजोडायलेशन, जैसे कि नाइट्रेट्स करते हैं, सेम उसी तरह से निकोरेंडिल भी एक्ट करता है। देन यूजेस इसका क्या है, स्टेबल एंजाइना को प्रोफेलेक्सिस मीन्स प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। इसकी डोज है 5 to 40 मिलीग्राम्स ट्वाइस डेली। बहुत ही हेल्पफुल ड्रग है निकोरेंडिल भी, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए भी और स्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स के लिए। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया के साइंस को हमने देखना है। तो जब भी पेशेंट को हाइपोटेंशन होता है तो उसका कॉन्ट्रा मैकेनिज्म मीन्स उसको काउंटरैक्ट करने के लिए क्या होता है, जब भी ब्लड प्रेशर लो जाता है पेशेंट का तो टैकीकार्डिया होता है, मीन्स हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ताकि जो ब्लड है वो बार बार जब हार्ट पंप होगा तो ब्लड प्रॉपर जाएगा बॉडी को। तो हम हाइपोटेंशन के साइंस को भी मॉनिटर करना है। अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 90 से कम जा रहा है तो हमने ड्रग को होल्ड करना है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखना है, टैकीकार्डिया के साइंस देखनी है। देन है मॉनिटर इंप्रूवमेंट ऑफ चेस्ट पेन, डू क्विकली एन ईसीजी फर्स्ट in case of angina in hospital to monitor the condition of heart and then GTN spray for relief. So usually हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो क्विकली हम हॉस्पिटल सेटिंग में फर्स्ट ECG करते हैं क्विकली एंड देन पेशेंट को GTN स्प्रे देते हैं, क्योंकि GTN स्प्रे से क्या होता है, वेसल्स डायलेट हो जाते हैं और हार्ट नॉर्मल हो जाता है। ये देखने के लिए कि हार्ट में प्रॉब्लम क्या चल रही है तो हम क्विकली एक ECG कर लेते हैं और देन क्विकली हम पेशेंट को GTN स्प्रे दे देते हैं। और हमने पेशेंट से पूछना भी है 5 मिनट्स बाद कि आपको रिलीफ मिला है या नहीं। देन रूटीनली चेक कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑब्वियसली क्योंकि किडनी डिसीज एंड स्टेज रीनल फेलियर में ये टॉक्सिसिटी कर सकता है, लिवर फेलियर में टॉक्सिसिटी कर सकता है, तो कंप्लीट ब्लड काउंट, रीनल फंक्शन टेस्ट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, LFTs, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये सब हमने करते रहना है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट नोट टू स्वेलो सबलिंगुअल प्रिपरेशन, जो सबलिंगुअल प्रिपरेशन है GTN की, तो हमने पेशेंट को गाइड करना है कि उसको आपको स्वॉलो नहीं करना, जबकि सबलिंगुअली टंग के अंदर ही रखना है जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो जाती। अवॉइड अब्रप्ट स्टॉप ऑफ लॉन्ग टर्म थेरेपी, जो ये नाइट्रेट्स हैं ये लॉन्ग टर्म थेरेपी अगर पेशेंट ले रहा है क्रॉनिक, तो एकदम से अगर स्टॉप कर देते हैं तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सडनली इसको स्टॉप नहीं करना। टेपर डोज करनी है 4 to 6 वीक्स में, हम इसको टेपर करते जाएंगे टू प्रिवेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। देन आता है अवॉइड ड्रग विद सिल्डेनाफिल, जिसको वाइग्रा भी बोलते हैं, कैन को सीवियर फेटल ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, सीवियरली ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है अगर सिल्डेनाफिल के साथ ये नाइट्रेट्स लेते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। So that's all about anti-anginal drugs. If you like this video then please like, subscribe and share to my channel. Thank you so much for watching.